कल्पना कीजिए, समुद्र के किनारे पर गर्मी से राहत पाने के लिए आप एक रंग-बिरंगे छोटे से कक्ष में ताजगी का अनुभव करते हैं। ये फोटो 1938 के न्यूयॉर्क के एक प्रसिद्ध समुद्र तट की है, जहां पर ये अद्वितीय और नवाचारपूर्ण परिवर्तनीय कैबिनें रखी गई थीं। उन दिनों लोग अपनी गोपनीयता और आराम के लिए इन कैबिनों का उपयोग करते थे। इसके माध्यम से समुद्र तट पर सभी सुविधाएं हासिल की जा सकती थीं। ये एक नया तरीका था जो उस समय के समाज के लिए एक नवाचार था। तस्वीर में महिलाएं इन कैबिनों में आराम से बैठी हुई हैं और ये दृश्य उस समय के सामाजिक बदलावों का एक प्रमाण है, जब लोगों ने अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसे नए समाधान खोजे। ये मात्र एक तस्वीर नहीं, बल्कि उस समय के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक है। जब हम सोचते हैं कि अफ्रीकी संस्कृति में कितनी विविधताएं हैं, तो इस तस्वीर को देखकर हमें इस बात का एहसास होता है कि कैसे ज़ुलू समुदाय ने अपनी अनूठी परंपराओं को बनाए रखा। 1930 के दशक में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक ज़ुलू रिक्शा चालक अपने पारंपरिक वस्त्रों में सजा हुआ है और इस तस्वीर में उसकी पूरी कड़ी मेहनत और परंपराओं को सम्मानित किया गया है। रिक्शा चलाने की यह प्रक्रिया केवल एक व्यवसाय नहीं थी, बल्कि यह उस समय के समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ज़ुलू समुदाय के लोग अपने पारंपरिक पहनावे और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये फोटो उनके जीवन और संघर्षों का प्रतीक बन चुकी है। एक सशक्त और शाही सेना का गार्ड बेहोश हो जाता है। ये दृश्य सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की अनगिनत परंपराओं और अनुशासन का एक संकेत है। 1966 में लंदन में जब इंग्लैंड के इंशर्ट गार्ड का एक सदस्य अपने कर्तव्यों के दौरान गिर पड़ा, तो ये घटना उस समय की जीवन शैली और गार्ड ड्यूटी की कठिनाइयों को दर्शाती है। गार्ड को घंटों तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता है और इस दौरान होने वाली शारीरिक थकान के कारण ऐसे हादसे होते हैं। ये घटना ब्रिटिश गार्ड के कठोर अनुशासन की एक तस्वीर है, जो कभी-कभी उनकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार कर जाती है। ये तस्वीर 1993 में रूस के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाती है, जब मॉस्को के व्हाइट हाउस के पास भारी संघर्ष और हिंसा हुई थी। अक्टूबर 1993 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और संसद के बीच एक गंभीर राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ था। ये संघर्ष तब शारीरिक रूप ले लिया जब येल्त्सिन ने संसद को तोड़ने का आदेश दिया और इसके परिणाम स्वरूप मॉस्को में गंभीर सैन्य संघर्ष हुआ। तस्वीर में ये युवा महिला, जो इस ऐतिहासिक क्षण को अपनी तस्वीरों में कैद करने का प्रयास कर रही है, उस बर्बाद भवन के पीछे खड़ी है जिसे सैन्य आक्रमण के दौरान गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा था। ये फोटो उस संघर्ष के बाद के समय का प्रतीक है, जब रूस ने एक नई राजनीतिक दिशा की ओर कदम बढ़ाया था। और इस तस्वीर में जो महिला खड़ी है, वो इस समय के एक युवा नागरिक की जिज्ञासा और चिंता को दर्शाती है। यह तस्वीर 1944 के अगस्त महीने की है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस के एक मोर्चे पर भीषण संघर्ष चल रहे थे। इस तस्वीर में हम एक टूटे हुए जर्मन टाइगर टैंक के पास एक सोवियत आर्टिलरी पोजीशन देख सकते हैं। टाइगर टैंक, जो अपने समय का सबसे शक्तिशाली और भयंकर युद्धक वाहन माना जाता था, को सोवियत सेना ने नष्ट कर दिया था। इस टैंक के पास बैठे सैनिक उस समय के वीर संघर्ष और जर्मन सेना के खिलाफ एक जीत की कहानी बयां कर रहे हैं। यह फोटो न केवल युद्ध की कठिनाइयों और सैनिकों की वीरता को दिखाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस तरह सोवियत सेना ने जर्मन सेना को पस्त कर दिया था और उनकी बड़ी मशीनरी को नष्ट किया था। यह तस्वीर एक ऐतिहासिक सैन्य विजय की गवाह है, जो आज भी युद्ध प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। जापानी कामिकाज़ी पायलट की अंतिम उड़ान से पहले, जब वे अपने विमान पर सवार होने से पहले एक विशेष तावीज़ प्राप्त कर रहे थे, तब ये दृश्य उनके आत्म बलिदान और युद्ध के प्रति अडिग विश्वास को दर्शाता है। तावीज़, जो एक सोने के रंग में मछली के आकार का था, जापानी संस्कृति में भाग्य और सफलता का प्रतीक माना जाता था। ये तस्वीर जापानी कामिकाज़ी हमले की कड़ी चुनौतियों और कठिनाइयों को प्रदर्शित करती है, जिसमें पायलट अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित करते थे। वो ये मानते थे कि उनका बलिदान युद्ध के अंत में विजय दिलाएगा।
ये तस्वीर उस समय के जापानी पायलटों के साहस, निष्ठा और उनके आत्मघाती मिशन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। अफगानिस्तान में स्थित ये भव्य बुद्ध की प्रतिमा, जो 2001 में तालिबान द्वारा नष्ट कर दी गई, दुनिया के सबसे अद्भुत और प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों में से एक थी। ये मूर्ति, जो करीब 53 मीटर लंबी थी, बामियान घाटी में स्थित थी और ये भारतीय, यूनानी और अफगान कलाओं का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करती थी। 2001 में तालिबान के शासक ने इसे नष्ट कर दिया था, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया, विशेषकर इस्लामिक देशों ने इस कार्य का विरोध किया था। तालिबान के अनुसार ये मूर्ति एक पंथनिष्ठ मूर्ति थी और इसका अस्तित्व नास्तिकता का प्रतीक था, इसलिए इसे नष्ट करना जरूरी था। इस विनाश ने सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को गहरी छवि दी कि कैसे युद्ध और आस्था के बीच संघर्ष और धरोहरों की सुरक्षा पर हमला होता है। 1942 में भारत में बाघ के बच्चों को पालतू जानवर के रूप में पालने की एक परंपरा थी। ये तस्वीर एक ऐसी घटना को दर्शाती है जहां स्थानीय लोग अपने घरों में इन जंगली जानवरों को पालते थे। हालांकि ये दृश्य आज हैरान करने वाला हो सकता है, उस समय ये भारत की शाही परिवारों और उच्च वर्ग के लोगों की पहचान थी। इन जानवरों को प्राय बच्चों के साथ तस्वीरों में देखा जाता था और ये एक तरह से रुतबे का प्रतीक बन गया था। लेकिन समय के साथ साथ इस परंपरा का अंत हुआ और अब बाघों को उनकी प्राकृतिक पर्यावास में छोड़ा जाता है। ये तस्वीर उस समय के भारतीय समाज की सामाजिक स्थिति और विलासिता के प्रतीक के रूप में जीवित रहती है। ये तस्वीर 1910 में जापान की एक शिल्पकार कार्यशाला की है, जहां एक महिला शिल्पकला के रूप में सिल्क उत्पादन में लगी हुई थी। जापान में सिल्क उत्पादन का एक लंबा इतिहास रहा है और ये चित्र उस समय के श्रमिक वर्ग की कड़ी मेहनत और उनके जीवन की कठिनाइयों को दर्शाता है। इस महिला को सिल्क के धागे को अपने हाथों से कोमलता और धैर्य के साथ संभालते हुए दिखाया गया है। सिल्क उत्पादन एक अत्यधिक समय और मेहनत वाला काम था, जिसे विशेषकर महिलाओं द्वारा किया जाता था। जापान के सिल्क उद्योग ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई और उस समय ये जापान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस चित्र में महिला की शांति और उसकी मेहनत का अद्भुत मिश्रण हमें उस समय के समाज की कार्यशीलता और संस्कृतियों की गहराई को समझने में मदद करता है। ये तस्वीर लंदन की इलेक्ट्रिक एवेन्यू की 1908 की है, जहां क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा है। यहां हम एक समय को देख सकते हैं जब परिवार एक साथ इकट्ठा हुए थे, जो क्रिसमस की सजावट से सजी सड़क पर खुशी और उमंग के साथ खड़े हैं। इस चित्र में बच्चों और वयस्कों की तस्वीरें हैं जो उत्सव की सजावट के बीच खड़े हैं। उनकी मुस्कान, बच्चों के रंगीन कपड़े और उनकी आंखों में खुशी इस दिन के महत्व को व्यक्त करते हैं। यह सिर्फ एक साधारण तस्वीर नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण क्षण है जो क्रिसमस की आत्मा और उस समय की भावना को दर्शाता है। उस समय लोग एक साथ बैठकर इस विशेष दिन को मनाते थे, चाहे वे किसी भी सामाजिक स्थिति में हों। सड़क को इस तरह सजाया गया था कि हर कोई इस जश्न का हिस्सा बन सके, भले ही शहर में हलचल हो या काम की भागदौड़ हो। ये 1921 की तस्वीर फ्रांस के एक ऐतिहासिक बॉक्सिंग क्लब की है, जहां प्रसिद्ध फ्रांसीसी बॉक्सिंग कोच शार्ल शार्लेमोन एक महिला को सावाट तकनीकों में प्रशिक्षित कर रहे हैं। सावाट, जिसे फ्रांस का पारंपरिक मुक्केबाजी और हाथों की लड़ाई का रूप कहा जाता है, उस समय महिला आत्मरक्षा का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका था। शार्ल शार्लेमोन ने इसे विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन किया था, ताकि वे अपने आप को खतरनाक स्थितियों से बचा सकें। इस फोटो में महिला को शार्ल शार्लेमोन द्वारा एक उच्च किक की तकनीक में अभ्यास करते हुए देखा जा सकता है, जो सावाट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये तस्वीर उस समय की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दिखाती है, जब महिलाओं को आत्मरक्षा और स्वतंत्रता के अधिकारों के लिए प्रेरित किया जा रहा था। स्पेन में क्रिसमस की परंपरा में ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को उपहार देने का चलन था, विशेषकर बार्सिलोना में। 1970 में एक पुलिस अधिकारी सड़क पर खड़ा हुआ है और उसके पास क्रिसमस के उपहारों से भरे बॉक्स हैं। यह दृश्य उस समय की सामाजिक परंपरा को दर्शाता है, जब लोग अपने सार्वजनिक सेवकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते थे। यह परंपरा यूरोप के अन्य हिस्सों में भी थी, लेकिन स्पेन में यह विशेष रूप से लोकप्रिय थी। तस्वीर में हम एक ऐसे अधिकारी को देख सकते हैं जो उपहारों के साथ खड़ा है, और यह दिखाता है कि कैसे स्थानीय समुदायों ने अपने कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए यह सुंदर परंपरा निभाई।
1959 में फ्रांसीसी समुद्र विज्ञानी जैक ईव कुस्तो ने अपने बैटिस्कैफ डेनिस पर न्यूयॉर्क बंदरगाह पर खड़ा होकर समुद्र के गहरे हिस्सों का अन्वेषण करना शुरू किया। कुस्तो की ये खोज समुद्र विज्ञान में एक नई दिशा का संकेत थी। इस समय कुस्तो समुद्र के जीवन और जलवायु के बारे में नए तथ्यों को इकट्ठा कर रहे थे। तस्वीर में हम कुस्तो को अपने बैटिस्कैफ में बैठे हुए देख सकते हैं, जो समुद्र के रहस्यों को समझने के लिए उत्साहित हैं। उनका ये अभियान न केवल समुद्र विज्ञान के लिए बल्कि पृथ्वी पर जीवन को समझने के लिए एक अहम कदम था। इसने समुद्रों और जलवायु परिवर्तन के बारे में हमारी सोच को बदल दिया। मॉस्को विश्वविद्यालय के मुख्य भवन का निर्माण 1949 से 1953 तक किया गया और यह उस समय के सोवियत संघ के सबसे बड़े निर्माण परियोजनाओं में से एक था। यह भवन न केवल एक शैक्षिक संस्थान था, बल्कि सोवियत शक्ति और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी बन गया। इस परियोजना में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने काम किया और इस समय की सोवियत वास्तुकला को दर्शाने के लिए इसे विशाल और प्रभावशाली तरीके से डिजाइन किया गया। इस तस्वीर में श्रमिक भवन के निर्माण में व्यस्त हैं और आसपास के परिवेश को भी दर्शाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण को जीवित करते हैं, जहां शिक्षा और बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया जा रहा था। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपका हर लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने और कहानियां लाने में मदद करता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।